Hello, dear students. So today I am going to discuss with you another very important topic, that is passive and active transport. ठीक है. So जो भी मॉलिक्यूल्स जो है सेलुलर लेवल पे जो मूवमेंट होती है, चाहे वो सेल के अंदर आ रहा हो या सेल के बाहर मूव कर रहा हो, सो जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं. ठीक है ना. एक को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरे को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें जो मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है वो, ठीक है, चाहे वो वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, चाहे वो कोई आयन हो सकता है, या वो कोई नॉन पोलर सॉल्यूट हो सकता है लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज. ठीक है ना. और ये मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं, सेल के अंदर आते हैं या सेल्स के बाहर चले जाते हैं, तो ये जो है, अगर ये मूवमेंट जो है बेसिकली अगर स्पॉन्टेनियसली हो रहा हो, ठीक है ना, सो मीन्स खुद ब खुद, अगर ऑटोमेटिकली विदाउट अप्लाइंग एनी एनर्जी, ठीक है ना, या विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर ये खुद ब खुद मूवमेंट हो रहा है, इसे कहते हैं हम क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट. सो दैट मीन्स, और ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है बेसिकली, ये जो है ये ड्राइव कौन करता है, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ क्या, जो 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 केमिकल पोटेंशियल जो होता है बेसिकली, ठीक है, वो हाई से लो की तरफ मूवमेंट होती है. ठीक है ना. हाई केमिकल पोटेंशियल टू लो केमिकल पोटेंशियल, राइट. सो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, डिफ्यूजन में क्या होता है भाई, फ्रॉम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, राइट. ऐसे ही ऑस्मोसिस में क्या कहा था हमने, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, या हाई केमिकल पोटेंशियल टू लो केमिकल पोटेंशियल. ठीक है ना. वाटर के लिए हमने कहा था फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल. सो जब भी ऐसे मूवमेंट्स हो जो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रही हूँ, या हाई केमिकल पोटेंशियल टू लो केमिकल पोटेंशियल हो रही हूँ, तो ये सारे के सारे मूवमेंट्स जो है, इनको हम किस में रखते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में रखते हैं. बिकॉज ये सब ऑटोमेटिकली जो है स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद होते हैं विदाउट अप्लाइंग एनी एनर्जी सोर्स. ठीक है. और ये जो भी मूवमेंट्स हैं, चाहे हम ऑस्मोसिस की बात कर लो, चाहे डिफ्यूजन की बात कर लो, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं, राइट. सो अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट वाला मूवमेंट है, ये मूवमेंट जो है, जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती हैं, ये कब तक चलती हैं, जब तक इक्विलिब्रियम आ जाता है. ठीक है ना. सो इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है कि भाई जब दो से अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है ना, सो ये मूवमेंट तब तक चलता है जब तक दोनों जगहों पे कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, या केमिकल पोटेंशियल दोनों जगहों पे, दोनों कंपार्टमेंट्स में बराबर ना हो जाए. ठीक है ना. उसके बाद जो ही जब दोनों कंसंट्रेशन, दोनों पॉइंट्स पे कंसंट्रेशन बराबर होती है, तो हम कहते हैं भाई आपके आगे इक्विलिब्रियम स्टेज आ गया, राइट. सो इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या होता है कि जो नेट मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो है वो जीरो हो जाती है. ठीक है. जैसे कि आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल रखा है मैंने, कंपार्टमेंट ए, कंपार्टमेंट बी. ठीक है ना. और अब यहाँ पे कंपार्टमेंट ए में क्या है, केमिकल पोटेंशियल जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कंपार्टमेंट बी. सो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम कंपार्टमेंट ए टू कंपार्टमेंट बी, एंड दिस मूवमेंट विल बी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, राइट. सो दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट. और ये मूवमेंट कब तक चलता है, जब तक आपका दोनों कंपार्टमेंट्स में केमिकल पोटेंशियल बराबर ना आ जाए. ठीक है ना. सो केमिकल पोटेंशियल इन ए कंपार्टमेंट इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल इन बी कंपार्टमेंट. ठीक है. सो ये आ गया इक्विलिब्रियम स्टेज. अब यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने ये एरो दोनों साइड शो किया है. इसका मतलब क्या है कि भाई बेसिकली यहाँ से अगर से 3 मॉलिक्यूल यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ से 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ आ रहे होंगे. ठीक है ना. सो दैट मीन्स नेट मोमेंट क्या आया, जीरो आया. सो एट इक्विलिब्रियम मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज देयर, बट नेट मूवमेंट जो है वो जीरो होता है. ठीक है ना. सो यहाँ पे अगर है 3 मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, वापस कोई नहीं आ रहा है, या अगर से एक मॉलिक्यूल यहाँ आ रहा है, से फॉर एग्जाम्पल, वैसे आएगा नहीं क्योंकि कंसंट्रेशन जब तक आपका यहाँ पे ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली यहाँ की तरफ मूव करेंगे. ठीक है ना. सो इक्विलिब्रियम भी क्या होता है कि मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज देयर, बट नेट मूवमेंट जो है वो जीरो होता है. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट बात समझना यहाँ पे. सो नाउ अब और एक जो आपका जो सेकंड, जिसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, उसमें होता क्या है कि भाई अगर आपका कंपार्टमेंट ए में केमिकल पोटेंशियल कम है, और फॉर एनी मॉलिक्यूल, ठीक है, कोई भी कंपाउंड के लिए, राइट, से ग्लूकोज, सुक्रोज, वाटर, या कोई भी, उसका केमिकल पोटेंशियल कंपार्टमेंट ए में कम है, लेकिन कंपार्टमेंट बी में केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा है. बट स्टिल होना क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ मूवमेंट होनी चाहिए. बट हम क्या देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो है, वो कंपाउंड जो है, वो फिर भी मूव कर रहा है फ्रॉम कंपार्टमेंट ए टू कंपार्टमेंट बी, मीन्स फ्रॉम लो केमिकल पोटेंशियल टू हायर केमिकल पोटेंशियल. और ये ऑब्वियसली नेचुरल कंडीशन में तो ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियसली तो ये हो नहीं सकता है. और ये पॉसिबल कब होता है, जब हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी जो है अप्लाई करते हैं, तब जाके हमारा ये वाला मूवमेंट पॉसिबल होगा. एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. सपोज से आपका जो पानी होता है, अगर आपका नीचे पानी है, आपका टैंकी आपका ऊपर है से थर्ड फ्लोर में, ठीक है. सो जो आपका जो आप वो पानी जो है, अगर पानी में वो प्रेशर होगा, तब जाके पानी ऑटोमेटिकली ऊपर तक चढ़ सकता है. ठीक है. अगर वो प्रेशर नहीं होगी, दैट मीन्स कि उसमें प्रेशर पोटेंशियल नीचे कम है, राइट. सो आप क्या करते हो, आप एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो यूजिंग मोटर. आप मोटर लगाते हो, और उस मोटर के एनर्जी से आप क्या करते हो, उसको पानी को पंप करते हो ऊपर पहुंचाने के लिए, राइट. सो दैट मीन्स कि ऐसा कोई भी मोमेंट जहाँ पे
आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करते हो, और वो मोमेंट आप जो है एक नॉन स्पॉन्टेनियस मोमेंट है बेसिकली उसको हम कहते हैं, या उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जहाँ पे हम मोमेंट को ड्राइव करते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन या लो केमिकल पोटेंशियल या लो प्रेशर पोटेंशियल टू हाई केमिकल पोटेंशियल या हाई कंसंट्रेशन या हाई प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। इसको डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं इस वाले मोमेंट को, फ्रॉम हाई टू लो। लेकिन जब लो टू हाई मोमेंट हो इसको हम कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना। सो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब होती है मूवमेंट इसको हम कहते हैं क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो या डाउन हिल मूवमेंट कहते हैं इसको हम, डाउन हिल मूवमेंट भी, इसको अप हिल मूवमेंट भी कहता है, ठीक है ना। सो अब जैसे कि हमने कहा कि दो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट डेफिनेशन तो हो गया यहाँ पे क्लियर। अब सेकंड चीज़ आता है कि भाई आपका कोई भी मॉलिक्यूल जब मूव करता है, ठीक है ना, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर अपनी एक पोटेंशियल होती है, ठीक है ना, अपना एक फ्री एनर्जी लेवल होता है बेसिकली, उसको हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल। और उस केमिकल पोटेंशियल पे किन किन बेसिकली फोर्सेस का इफेक्ट होता है बेसिकली, या कौन कौन से ड्राइविंग फोर्सेस हैं जिनका इन्फ्लुएंस होता है इस केमिकल पोटेंशियल पे फॉर ए पर्टिकुलर कंपाउंड। यहाँ पे हम केमिकल पोटेंशियल यूज़ करेंगे, ठीक है, वाटर के लिए हम वाटर पोटेंशियल यूज़ कर लेते हैं, राइट। सो अब ये जो केमिकल पोटेंशियल है किसी भी सॉल्यूट का, किसी भी कंपाउंड का एट ए गिवन से टाइम, उसका जो केमिकल पोटेंशियल होता है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू, ठीक है ना, केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस प्लस जो जिसको हम कहते हैं सॉलिड पोटेंशियल या जो कंसंट्रेशन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए कि जो सॉलिड पोटेंशियल जो मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, सॉलिड पोटेंशियल किसके बराबर होता है, RT लॉन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट, ठीक है ना। और प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंपोनेंट, ठीक है ना। तो ये स्पेशली काउंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे हम पोलर सॉल्वेंट्स की बात करते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ऑब्वियसली ये जीरो होगा, ये काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ZFE, Z फॉर चार्ज ऑफ द आयन, F फॉर फैराडे कांस्टेंट एंड E फॉर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका उस कंपाउंड के उस आयन का जो जाए उस मेम्ब्रेन के अगेंस्ट हो, मेम्ब्रेन के जो है साथ जो है उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो आगे ये वाला हो गया आपका प्रेशर पोटेंशियल। ये और बेसिकली ये दो चीज़ें, ये जो दो कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ था पिछले लेक्चर में जब हम वाटर पोटेंशियल एक्सप्लेन कर रहे थे। यहाँ पे जो है हम ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं बिकॉज हम जनरल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप आयन भी हो सकता है ना, इसलिए हम जो ये कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारा जो ग्रेविटी पोटेंशियल होता है वो हम ओमिट कर लेते हैं सेलुलर लेवल पे, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसका वैल्यू बहुत लो होता है। सो आपका कंसंट्रेशन, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपका प्रेशर पोटेंशियल और आपका ग्रेविटी पोटेंशियल, ये चार जो आपके ड्राइविंग फोर्स होते हैं, कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रिक जो चार्ज एंड देन प्रेशर एंड देन उसके बाद ग्रेविटी। सो ये चार कंपोनेंट्स हैं जो बेसिकली किसी भी कंपाउंड के जो है वो केमिकल पोटेंशियल को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। सो ये फार्मूला आप एक तो याद रखना है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए गिवन सॉल्यूट, ये 4-5 चीज़ें आपको याद रखना है, ये फार्मूला, ठीक है। इन्हीं फार्मूला से हमारा सारा आगे जो लेक्चर जो है वो चलेगा। सो नाउ अब से अब ये जो आपका केमिकल पोटेंशियल है बेसिकली हमने अभी कहा कि भाई जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है शाबाश कि हाई से लो केमिकल पोटेंशियल या लो से हाई केमिकल पोटेंशियल, ठीक है ना। सो दैट मीन्स देयर विल बी ए केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। सो वो केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेसिकली ड्राइव करता है आपके मूवमेंट को, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ सुक्रोज या कोई भी एक ऐसा ग्लूकोज वगैरह ले लो कोई भी, ठीक है, एक नॉन पोलर कुल मिला के नॉन पोलर एक सॉल्यूट में ले रहा हूँ। अब इसका मूवमेंट जो है मैं सेल के इनसाइड और सेल के आउटसाइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेल है और इसका जो 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 सुक्रोज है वो सेल के बाहर से अंदर जा रहा है या अंदर से बाहर आ रहा है, ये मुझे देखना है, ठीक है ना। इसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई आपका डिफरेंस इन केमिकल पोटेंशियल क्या है, ठीक है। और डिफरेंस किस में, केमिकल पोटेंशियल इनसाइड द सेल, ठीक है, आई से रिप्रेजेंट किया है मैंने, और केमिकल पोटेंशियल माइनस केमिकल पोटेंशियल आउटसाइड द सेल, ठीक है ना। सो ये आपका आ गया केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस। और सिंस ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो यहाँ पे हम क्या क्या हमारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे। सो ये केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू अगेन केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूट एट स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है, और उसके बाद प्लस RT ln C मीन्स सॉल्यूट पोटेंशियल, RT log नेचुरल कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इनसाइड दिस सेल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉन पोलर है तो इसको हम ओमिट कर रहे हैं, और फ्लैसिड सेल है यहाँ पे इनसाइड सेल में फ्लैसिड सेल है, हम यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल कह रहे हैं कि भाई ये सेल का प्रेशर पोटेंशियल जीरो है, ठीक है ना, टर्जिड सेल नहीं है, तभी जाके मूवमेंट होगी बाहर से अंदर, ठीक है ना मगर। सो ये आपका क्या है, प्रेशर पोटेंशियल जीरो, ये भी जीरो है, और सिर्फ हमारे ये दो कंपोनेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, राइट। सो नाउ माइनस अब ये केमिकल पोटेंशियल आउटसाइड सेल, सो केमिकल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट प्लस RT log नेचुरल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आउटसाइड द सेल, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने क्या आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपस में,
ठीक है। अब आर टी को कॉमन लिया तो लॉग नेचर ऑफ कंसंट्रेशन इनसाइड सेल माइनस लॉग नेचर कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज आउटसाइड सेल। तो ये फॉर्मूला हमारा लॉन एम माइनस लॉन एन को आप क्या करते हैं, लॉन ऑफ एम बाई एन करते हैं ना। सो ये हमारे सामने डिफरेंस क्या इलेक्ट्रोपोटेंशियल जो हमारा केमिकल जो डिफरेंस आया, ठीक है ना, डिफरेंस इन केमिकल पोटेंशियल किसके बराबर आता है, आर टी लॉग नेचर ऑफ सी आई बाई सी एस, ठीक है। सो अगर आपके पास कंसंट्रेशन इनसाइड सेल क्या है और आउटसाइड सेल क्या है, आप आर और टी का वैल्यू लगा दो। आर गैस कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, टेम्परेचर कोई रूम टेम्परेचर पे आपका जो है क्या वैल्यू आता है, अगर कंसंट्रेशन अगर गिवन होगा तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो, जो डिफरेंस इन केमिकल पोटेंशियल निकाल सकते हो। और अगर ये डिफरेंस इन केमिकल पोटेंशियल अगर माइनस में वैल्यू आया, नेगेटिव में वैल्यू आया, दैट मीन्स कि उस वक्त मूवमेंट क्या होगी, फ्रॉम आउटसाइड से इनसाइड होगी, मीन्स इनवर्ड मूवमेंट होगी वो, ठीक है ना। सो दैट मीन्स आउटसाइड अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, इनसाइड कम कंसंट्रेशन होगी, तब जाकर आपका वैल्यू नेगेटिव आएगा, तभी जाके बाहर से अंदर की तरफ आपका मूवमेंट होगा सुक्रोज की, ठीक है ना। सो ये आपका जो है एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। सो नाउ अब हम एग्जांपल लेते हैं कोई चार्ज मॉलिक्यूल की, ठीक है, से एक पोटेशियम, क्लोरीन या कोई भी एक आयन की, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस इन केमिकल पोटेंशियल किसके बराबर होगा शाबाश, केमिकल पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम इनसाइड सेल माइनस केमिकल पोटेंशियल ऑफ दिस पोटेशियम आउटसाइड सेल। अब ये एक आयन है, दैट मीन्स एक पोलर मॉलिक्यूल है। सो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक तो ये वाला इन्वॉल्व होगा कंसंट्रेशन वाला प्लस ये वाला आपका, राइट। अगेन प्रेशर पोटेंशियल ग्रेविटी पोटेंशियल हम ओमिट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आर टी लॉग नेचर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इनसाइड सेल प्लस जेड एफ क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड सेल माइनस आर टी लॉग नेचर ऑफ पोटेशियम का कंसंट्रेशन आउटसाइड सेल प्लस जेड एफ ई क्या ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड सेल, ठीक है ना, फॉर पोटेशियम आयन। और अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो चूंकि Z का वैल्यू 1 है, ठीक है ना, पोटेशियम के लिए यूनिवेलेंट आयन है, तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम इस जो हमारा ये डिफरेंस, अब यहाँ पे हम दो कंपोनेंट, एक तो हमारा सॉल्यूट भी आया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंपोनेंट भी आया, तो इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। सो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल किसके बराबर आया, आर टी लॉग नेचर ऑफ concentration of potassium inside cell divided by outside cell है, concentration of potassium outside प्लस F को भी कॉमन निकाला तो यहाँ पे हमारा क्या आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड सेल माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड सेल, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारे चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, वो जब हमारे वो क्या करते हैं, वो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेंटेन करते हैं मेम्ब्रेन के दोनों साइड, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं शब्द इलेक्ट्रो केमिकल पोटेंशियल भी इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। सो नाउ अब ये हमारे सामने आ गया इक्वेशन किसके लिए शाबाश, हमारा जो है आयन मॉलिक्यूल एक आयनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। सो अगर कंसंट्रेशन गिवन होंगे, इलेक्ट्रिक केमिकल पोटेंशियल गिवन होगा कितना है इनका दोनों साइड मेम्ब्रेन का इनसाइड और आउटसाइड, हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और अगेन इसका वैल्यू अगर नेगेटिव आया दैट मीन्स कि आपका जो ये मूवमेंट होगी वो फ्रॉम आउटसाइड से इनसाइड होगी, अगर प्लस में आया तो ये इनसाइड से आउटसाइड मूवमेंट होगी, ठीक है ना। सो ये नेगेटिव ये आपका वैल्यू है यहाँ पे, साइन जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ प्ले करता है, राइट। सो नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं नर्नसन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना। सो आपको जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है, ठीक है, यहाँ पे आया है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। लेकिन अब जो आपका जो आपका इलेक्ट्रिक यहाँ पे क्या है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन को, अगेन हम जो हमारा जो नेट मूवमेंट अगर सपोज मॉलिक्यूल्स की हो रही होती है, तो एक हमने कहा कि भाई एक स्टेज आता है जहाँ पे ये नेट मूवमेंट आपका जीरो हो जाता है, दैट मीन्स कि आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, ठीक है ना। सो दैट मीन्स जो डिफरेंस होती है वो जीरो हो जाएगी, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनसाइड आउटसाइड वो जीरो होगा, ठीक है। ये मूवमेंट तब तक चलता है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि उस टाइम पे आपका जो मूवमेंट तब तक चलता है जब तक आपका इनसाइड जो आपका केमिकल पोटेंशियल है और आउटसाइड केमिकल पोटेंशियल ये बराबर होगा, ठीक है ना। सो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। अब मान लेते हैं हमारे सामने इक्विलिब्रियम स्टेज आ गया है, किसके लिए, एक पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड के लिए, तो दैट मीन्स कि ये chemical potential at standard state plus this is solid component, this electric potential component is equal to this outside और inside बराबर है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम जो ई वाले इनको एक साइड लेंगे और कंसंट्रेशन वालों को एक साइड रखेंगे, तो हमारा ई आई माइनस ई ओ इज इक्वल टू आर टी जेड एफ आई लॉग नेचर ऑफ कंसंट्रेशन आउटसाइड से डिवाइड बाई कंसंट्रेशन इनसाइड से। तो ये हमारा इक्वेशन आता है। तो ये हमारा ई आई माइनस ई ओ है, दैट मीन्स कि डिफरेंस इन हमारा क्या कहते हैं उसको, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं नर्नसन पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, नर्नसन पोटेंशियल भी कहते हैं।
तो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है लेकिन हमारे पास कंसंट्रेशन हमें गिवन है, सो वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, या हम नॉनसेंट पोटेंशियल भी हम इसको कहते हैं, इसको हम इजीली निकाल सकते हैं अगर हम आर और टी का वैल्यू फिक्स्ड है, फैराडे कांस्टेंट वैल्यू फिक्स है, जेड चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल, ये भी आपको यूनिवैलेंट होगा डाइवैलेंट होगा जो भी होगा आपको वैल्यू लगाना है, एंड देन लॉग नेचर ऑफ कंसंट्रेशन आउटसाइड और इनसाइड गिवन है, तो आप आराम से निकाल सकते हो क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है कि नहीं। सो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे मैं आपको एक जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई अगर हमारे सामने जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, आर टी और एक रूम टेम्परेचर, आर का वैल्यू पता है, गैस कांस्टेंट 8.2 है, फैराडे कांस्टेंट गिवन है आपको, एक फिक्स्ड वैल्यू है इसका भी, तो इसका जो हम इक्वेशन निकाल लेते हैं फॉर एक जो यूनिवेलेंट कैटायन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आता है हमारा 59 लॉग नेचुरल ऑफ कंसंट्रेशन आउटसाइड सेल डिवाइड बाय कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। अब अगर हमारे सामने कंसंट्रेशन आउटसाइड जो है से 10 मिलीमोलर है फॉर एनी पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है ना, कोई भी पोटेशियम पोटेशियम ले लो आप, और कंसंट्रेशन जो है उसी मालिक्यूल उसी कंपाउंड का इनसाइड सेल कितना है 1 है, ठीक है, सो हमारे सामने क्या आया, log ऑफ 10/1, दैट मीन्स वो आएगा log 10, और log 10 हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, सो दैट मीन्स उस टाइम पे हमारा नॉर्मल पोटेंशियल कितना आया 59 × 1 दैट इज 59 मिलीवोल्ट, ठीक है ना। सो दैट मीन्स कि हमारे सामने अगर हमारे सामने एक कंपाउंड का जो कंसंट्रेशन डिफरेंस जो है आउटसाइड इनसाइड 10 फोल्ड डिफरेंस है, 10 फोल्ड डिफरेंस है, ठीक है ना, मीन्स 10 बाहर है और अंदर से क्या 1, या बाहर से 100 मिलीमोलर और अंदर से 10 मिलीमोलर, सो 10 फोल्ड डिफरेंस है इनसाइड और आउटसाइड के कंसंट्रेशन में, उस टाइम पे उस पोलर मॉलिक्यूल के लिए जो नॉनसेंट पोटेंशियल होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द, तो कितना होगा वो 59 मिलीवोल्ट होगा, ठीक है। तो ये अक्सर कंप्यूटर एग्जाम में भी पूछा जाता है कहीं आपको, ठीक है कि नहीं, तो ये आपको याद रखना कि 10 फोल्ड जो डिफरेंस होता है आयनिक कंपाउंड के लिए, उस टाइम पे नॉनसेंट पोटेंशियल जो है कितना होता है 59 मिलीवोल्ट होता है, राइट। सो नाउ अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि भाई जो ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, ठीक है, सो ये क्या खुद ब खुद होती हैं या कोई प्रोटीन्स इसको ड्राइव करती है, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि भाई हमारे सामने बेसिकली मेम्ब्रेन्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे मेम्ब्रेन में कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो बेसिकली सॉल्यूट्स की मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है ना। एक टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर को हम चैनल्स कहते हैं, दूसरे को हम कैरियर्स कहते हैं, ठीक है ना, और थर्ड को हम कहते हैं पंप्स। ये 3 टाइप्स के बेसिकली कैरियर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स को हम कहते हैं। सो ये चैनल्स क्या है, बेसिकली चैनल्स जो है ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, जो हम इंटीग्रल प्रोटीन्स भी कहते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बिल्कुल इस मेम्ब्रेन में जो है एक पोर लाइक स्ट्रक्चर जो बेसिकली ये एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक टनल जैसे बनाते हैं, जिस टनल के थ्रू जो है ये मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल होती है इजीली, ठीक है। देखो अगर नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारा सिंपल डिफ्यूजन हो रहा होता है, जैसे अगर हमारा कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो बाहर से अंदर आ रहा है, डाउन द कंसंट्रेशन गिरना आ रही है, ठीक है, डाउन हिल मूवमेंट है, लेकिन अगर वो खुद ब खुद मेम्ब्रेन के थ्रू आ रहा है, इसको हम कहते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन, राइट। लेकिन अगर हमें बेसिकली कोई चैनल एक है, कोई प्रोटीन एक है जो इसको फैसिलिटेट कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है ना। सो यहाँ पे भी मूवमेंट जो है वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रही है, मीन्स ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, सो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है। तो ये रहा एक हमारा क्या। अब इसमें चैनल्स में क्या इंपॉर्टेंट है कि पोर साइज इंपॉर्टेंट है, कि भाई पोर साइज कितना ज़्यादा है, बड़ा पोर साइज होगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे। इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिसिटी नहीं कि कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, कौन सा मॉलिक्यूल नहीं आएगा, कौन सा आयन आएगा, कौन सा आयन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ग्लूकोज भी आ सकता है, पोटेशियम भी आएगा, कोई भी आप इसमें से आ सकता है, सो सुक्रोज भी आ सकता है, वाटर भी आ सकता है। सो इसमें जो है अगर एक्वापोरेंस होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है ना। ये भी अगेन एक चैनल प्रोटीन एक्वापोरेंस जो बेसिकली वाटर के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पे चैनल्स में क्या होता है कि भाई ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, कोई स्पेसिफिसिटी इनमें नहीं होती कि कौन सा मॉलिक्यूल इसमें आएगा, ठीक है। सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि साइज ऑफ द पोर इंपॉर्टेंट है, और दूसरा डेंसिटी ऑफ द सरफेस चार्ज। अगर सरफेस चार्ज होगा इसके अंदर से तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स को, अदरवाइज ये कोई सिलेक्शन कोई स्पेसिफिसिटी यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका ये चैनल्स है ना, ये कुछ सिग्नल, ये बेसिकली ऐसा नहीं कि चैनल्स हमेशा ओपन रहते हैं, ये कभी ओपन होते हैं कभी क्लोज होते हैं, ठीक है ना। सो इनमें जो ये ओपन और क्लोज करने के पीछे रीज़न क्या है कि कुछ सिग्नल्स हैं जो बेसिकली इसको रेगुलेट करते हैं कि ये ओपन कब होगा, क्लोज कब होगा, ठीक है। तो इनको बोलते हैं गेट्स बेसिकली, ठीक है ना। सो जो हमारे चैनल प्रोटीन्स हैं इनको कुछ गेट्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, स्पोर को क्लोज ओपन करता है, और वो गेट्स जो है वो किसके सिग्नल के रिस्पॉन्स में ओपन होता है। अगर वोल्टेज के रिस्पॉन्स में ओपन हुआ तो वोल्टेज ये गेट कहते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे हार्मोन्स की
ये क्या कहते हैं रिस्पांस में अगर चेंज हो, ये ओपन या क्लोज हो सकता है, या लाइट के रिस्पांस में ये ओपन या क्लोज हो सकता है, ठीक है कि नहीं। सो ये तीन आपके पास सिग्नल्स हैं जिनके रिस्पांस में ये हमारा जो चैनल्स हैं ये ओपन या क्लोज हो सकते हैं, ठीक है ना। सर जैसे कि एग्जांपल दे रहा है अभी प्रोटीन, अगर हमारे पास कोई ये पोटेशियम चैनल है, ठीक है, सो वो पोटेशियम चैनल जो है जाहिर सी बात है ये किसके रिस्पांस में ओपन होगा, ये वोल्टेज यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेसिकली, ठीक है ना, मेम्ब्रेन के बाहर या इनसाइड और मेम्ब्रेन के आउटसाइड के डिफरेंस में जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके रिस्पांस में ये ओपन होता है। अगर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा दैट मीन्स कि यहाँ पे मूवमेंट क्या होगी, बाहर से अंदर की तरफ होगा, ठीक है ना, इनवर्ड रेक्टिफाइंग या सिंपली इनवर्ड पोटेशियम चैनल जिनको हम कहते हैं, ठीक है। अगर हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, उस टाइम पे ये जो है चैनल्स के थ्रू मूवमेंट जो होती है वो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड होती है, मींस आउटवर्ड मूवमेंट होती है, तो उनको कहते हैं कि आउटवर्ड रेक्टिफाइंग चैनल्स कहते हैं या आउटवर्ड पोटेंशियल चैनल्स कहते हैं इनको, ठीक है कि नहीं। सो ये चैनल जो है बेसिकली ये अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वोल्टेज या सिग्नल्स या हार्मोन्स या कोई लाइट के सिग्नल के रिस्पॉन्स में जो है ये ओपन या क्लोज होते हैं और ये मूवमेंट को जो है ड्राइव करते हैं बेसिकली, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप का जो इसमें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर है जिसको हम कहते हैं कैरियर, ठीक है ना। कैरियर प्रोटीन जो है ये इनमें पोर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे याद रखना कि आप लोग यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग जो है वो बड़ी स्पेसिफिक होती है। जब कोई मॉलिक्यूल आता है वो कैरियर पे पहले बाइंड करना चाहिए, ठीक है, और जब वो बाइंड करता है इस पर तो एक कोई पर्टिकुलर साइट होता है जहाँ पे बाइंड करता है, उसके बाद क्या होता है इस कैरियर प्रोटीन की कन्फॉर्मेशनल चेंज होती है इसमें, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है और स्ट्रक्चर ऐसे चेंज होता है कि ये बाहर के मॉलिक्यूल को अंदर लाता है, ठीक है। यहाँ पे भी याद रखना कि मूवमेंट जो है यूजुअली जो है कैरियर प्रोटीन के थ्रू पैसिव वाइज में होता है, मीन्स ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स को जो है ये लाता है, ठीक है कि नहीं। सो दैट मीन्स कि कैरियर प्रोटीन भी मोस्टली क्या करते हैं आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है, बट इन सम केसेस जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी देखा गया है, ठीक है, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इसके थ्रू होता है, बट मोस्टली जो है कैरियर प्रोटीन और चैनल्स के थ्रू जो है अक्सर क्या होता है आपका कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि भाई यहाँ पे स्पेसिफिक बाइंडिंग नहीं होती, कोई स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे जो है कैरियर प्रोटीन्स भी क्या करते हैं कि ये इंश्योर करते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड जो इसके साथ बाइंड करेगा वही अंदर आ सकता है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि कैरियर जब प्रोटीन्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं एज ए मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर, वहाँ पे क्या देखा गया है कि वहाँ पे स्पेसिफिक कंपाउंड्स कोई वो अंदर लाता है, ठीक है कि नहीं, रैंडमली कोई भी कंपाउंड्स के थ्रू अंदर नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे देखो चूंकि बाइंडिंग होता है फिर कन्फर्मेशन चेंज होती है उसके बाद मॉलिक्यूल अंदर आएगा, इसलिए जो है कैरियर प्रोटीन जब इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन में जो है चैनल्स के थ्रू जो मूवमेंट होती है वो बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू कैरियर्स, ठीक है। कैरियर्स की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही स्लो होती है, ठीक है कि नहीं। गुड। नाउ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो आपका जो ट्रांसपोर्टर है दैट इज पंप, ठीक है। अब पंप्स याद रखना, यहाँ पे पंप्स हमेशा जो है क्या क्या ड्राइव करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ड्राइव करते हैं। दैट मीन्स कि पंप्स के थ्रू जो है हमेशा एक एनर्जी सोर्स लगता है जो बेसिकली उस एनर्जी सोर्स को यूज करके जो है क्या करता है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है पंप्स के थ्रू, ठीक है कि नहीं। सो अब हमारे सामने ऐसा है कि भाई अगर जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा है उसके साथ अगर आपको एनर्जी सोर्स लग रहा है और वो एनर्जी सोर्स कहाँ से आ सकता है, चाहे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी से या कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है लाइक एनएडीपी की रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, या आपका एफएडीएच की रिडक्शन हो रही है, ठीक है ना। सो दैट मीन्स कि अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ से जो एनर्जी निकल रहा है तो वो एनर्जी यूज करके जो है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में देखा होगा, एटीसी में देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। या आपका एटीपी हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है, या कोई लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और लाइट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से मूवमेंट ऑफ वो हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स हो रही है, ठीक है, आयन या कोई भी, तो वो जो आपका ट्रांसपोर्ट है उसको हम कहते हैं क्या, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जहाँ पे आपका जो ट्रांसपोर्ट एक्टिव है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है लेकिन एनर्जी सोर्स यूज करके हो रहा है, ठीक है कि नहीं। और वो एनर्जी सोर्स कहाँ से आ सकता है, चाहे एटीपी हाइड्रोलिसिस से या कोई रिडॉक्स रिएक्शन से या कोई लाइट या एक्सटर्नल कोई और एनर्जी जो है वहाँ पे आके वो इसको मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो है वो ड्राइव करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ऐसे मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, जो किन के जरिए से होता है, पंप्स के जरिए से होता है। अब ये पंप्स जो है इलेक्ट्रोजेनिक भी हो सकता है या इलेक्ट्रोन्यूट्रल हो सकता है। अब ये इलेक्ट्रोजेनिक का मतलब क्या हुआ, सिर्फ फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है ना, इसमें से 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स क्या कहाँ आते हैं, सपोज से आपका मॉलिक्यूल जो है 3 सोडियम जो है सपोज से बाहर से अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना, और 2 सोडियम आपके अंदर से बाहर जा रहे हैं, या रिवर्स ले लो, 3 सोडियम आपके अंदर से बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम आपके बाहर से अंदर आ रहे हैं। तो नेट मूवमेंट क्या देख रहे हो आप लोग, 1 प्लस मूवमेंट, 1 प्लस जो है ना 1 मॉलिक्यूल जो है आपका ज्यादा से अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, तो नेट मूवमेंट इज 1 चार्ज बेसिकली 1 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। सो यहाँ पे जहाँ पे नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज होती है बेसिकली उसे कहते हैं इलेक्ट्रोजेनिक पंप्स या इलेक्ट्रोजेनिक ट्रांसपोर्ट।
अब दूसरा होता है इलेक्ट्रो न्यूट्रल, वहाँ पे क्या होता है, जैसे 2 सोडियम मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, या आप हाइड्रोजन पोटेशियम पंप ले लो, एक हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, एक पोटेशियम अंदर आ रहा है, या एक हाइड्रोजन अंदर आ रहा है, एक पोटेशियम बाहर जा रहा है, सो दैट मीन्स नो नेट मोमेंट ऑफ चार्ज। सो ऐसे पंप्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो न्यूट्रल पंप कहते हैं, ठीक है ना। सो सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रोजेनिक पंप में आता है, और पोटेशियम हाइड्रोजन पोटेशियम पंप जो है ये प्रोटॉन पोटेशियम पंप जो है ये हमेशा किस में आता है, इलेक्ट्रो न्यूट्रल में आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा और एक हमारे पास जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी में एनर्जी सोर्स यूज़ होता है, सेकेंडरी में क्या होता है कि भाई यहाँ पे एनर्जी सोर्स यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर ये कैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मीन्स मॉलिक्यूल, जैसे कि यहाँ पे देखा है मैंने मॉलिक्यूल ए हाई और लो, लेकिन कहाँ से कहाँ हो रहा है मूवमेंट, लो से हाई की तरफ, बाहर से ना लो और अंदर ज़्यादा है, लेकिन हाई लो से हाई की तरफ मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल ए की, कंपाउंड ए की, ठीक है, लेकिन कोई एनर्जी भी यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल हो रहा है कि ये प्रोटॉन जो है बेसिकली ये इसका कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है। ये प्रोटॉन की जो मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन हो रही है, डाउन हिल मूवमेंट हो रही है प्रोटॉन्स की, और ये प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं अपने साथ, इस मॉलिक्यूल को भी अपने साथ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ला रहे हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स कि जो आपका जो ये मूवमेंट ऑफ ए है, अप हिल ट्रांसपोर्ट जो है, इट इज़ क्या कपल्ड विद डाउन हिल मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। सो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ए की अगर हो रही है, वो कौन ड्राइव कर रहा है, वो ये जो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन हो रही है, ये मूवमेंट जो है इसको भी अपने साथ ला रहा है, तो इसको कहते हैं क्या, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। भाई क्यों, क्योंकि एनर्जी सोर्स यूज नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे एक और रिएक्शन, एक और मूवमेंट हो रहा है, कपल हो रहा है बेसिकली एक मूवमेंट इसके साथ, जो मूवमेंट जो है वो क्या है, वो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है, डाउन हिल मूवमेंट हो रही है, और उस डाउन हिल मूवमेंट की वजह से जो है वो ये अप हिल मूवमेंट भी साथ में हो रहा है। अब ये दो यहाँ, जैसे यहाँ भी देख लीजिए आप, प्रोटॉन बाहर ज़्यादा है, ठीक है ना, और आपका जो ये बी है ये अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी क्या देख रहे हो आप लोग, जो मोमेंट है फ्रॉम लो टू हाई हो रहा है, ठीक है ना। और अगेन यहाँ पे भी प्रोटॉन जब बाहर से अंदर आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये फोर्स कर रहा है बी को लो से हाई की तरफ होने के लिए। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये 2 टाइप्स के होते हैं, सिम पोर्ट हो सकती है या एंटी पोर्ट हो सकता है। सिम पोर्ट में क्या होता है, दैट मीन अब सिंस क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, ठीक है ना, और वो 2 मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो हम इसे कहते हैं सिम पोर्ट, मीन्स दोनों की मूवमेंट जो है सेम डायरेक्शन में। और यहाँ पे भी जो है जो 2 मूवमेंट हो रहे हैं, अगर दोनों मूवमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही हैं, तो इसको हम कहते हैं एंटी पोर्ट। सो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में या तो सिम पोर्ट हो सकता है या एंटी पोर्ट हो सकता है। सिम पोर्ट में क्या होगा कि भाई अगर हमारा ए मॉलिक्यूल मूवमेंट, ए मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई आ रहा है, लेकिन ये लो टू हाई क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन जो है ये हाई टू लो आ रहा है, ये अपने साथ इसको भी ला रहा है अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोटॉन जो है हाई टू लो मूव कर रहा है, डाउन हिल मूवमेंट है इसमें, लेकिन ये क्या करता है, जो ही अंदर आता है तो ये बी को जो है पंप करता है बाहर, और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाहर जा रहा है, ठीक है कि नहीं। सो इसको हम कहते हैं जब बेसिकली कोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। कोड ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है कि भाई एक डाउन हिल मूवमेंट जो है वो क्या होता है, कपल करता है किसके साथ, एक अप हिल मूवमेंट के साथ, ठीक है ना। और अप हिल मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये कौन करा रहा है, ये बेसिकली आपका जो ये दूसरा जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो बेसिकली एक्टिव नहीं है, जो पैसिव है, वो पैसिव मूवमेंट जो है वो इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ड्राइव कर रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है कि नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप आपको शायद कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होगा आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।